नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिवहन। जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा था जैव प्रक्रम का परिवहन वाला, जो थर्ड पार्ट हमने पढ़ा, उसके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उन पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा, पहला हमने लिखा हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब 1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उन पे हम बात करेंगे। देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए आप। उससे आपका फायदा ये होगा कि आपको एक तो चैप्टर समझ आ जाएगा, और दूसरा जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी और याद रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन है, पौधों में जल और खनिज लवणों के परिवहन किस ऊतक द्वारा होते हैं? तो ये होते हैं जाइलम द्वारा। आपको बताया था मैंने, जो जाइलम होता है वो अपनी जड़ों से जल और खनिज लवणों का परिवहन करते हैं। ठीक है। सेकंड है, मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। जबकि जो मनुष्य होते हैं उसके हृदय में कितने होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का रंग रुधिर का लाल रंग किस श्वसन वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। आपको बताया था मैंने हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है। तो ये जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो वो होता है हीमोग्लोबिन। और जो हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका जो लाल रंग होता है वो भी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो क्या लाभ होता है इसमें? तो यह जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जल और विलेय खनिजों के ऊपरमुखी गति में सहायक होता है। मतलब जो भी जड़ें होती हैं किसी भी पेड़ पौधों की, वो जो भी खनिज लवण और जल होता है मिट्टी में, उन्हें पहले अवशोषित करते हैं और वो ऊपर की ओर किस दिशा, मतलब ऊपर की ओर जिस दिशा में बहते हैं, वो किसकी वजह से होता है? वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला लिखा हुआ है, धमनी और शिरा में कोई 3 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत आसान है, ये हमने तब भी बात करी है जब ये चैप्टर हमने किया हुआ है, तब भी इस पे बात करी थी। देखो, धमनी क्या होती है? रुधिर को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा, इनकी जो भित्ति होती है, मतलब जो वॉल्व होती है, वो मोटी होती है और लचीली होती है। और तीसरा, इनमें जो वॉल्व होता है वो नहीं होते हैं। तो ये तो होता है धमनी का। शिरा का क्या होता है? तो रुधिर को विभिन्न अंगों से वापस हृदय में लाता है। दूसरा, इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है। और तीसरा, इनमें रुधिर को एक ही दिशा में बहने देने के लिए क्या लगे होते हैं? वॉल्व लगे होते हैं। तो ये 3 कारण है धमनी में और शिरा में। ठीक है। आगे आपके पास है लसिका, जिसे हम लिम्फ बोलते हैं, क्या होता है और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? तो लसिका बेसिकली होता क्या है? लसिका एक रंगहीन तरल उत्तक होता है जो कोशिकाओं के बीच में जो भी रिक्त स्थान होता है उसमें पाया जाता है। कार्य क्या होता है इसका? ये पचे हुए और क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन करते हैं। मतलब जो वसा होती है, फैट होता है, उसका वहन करते हैं। और दूसरा, अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रक्त में लाता है। तो ये 2 काम होते हैं किसके? लसिका के। और ये जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ने की, मतलब एक तरीके से उन्हें शरीर में प्रवेश नहीं करने देता। तो ये भी इसका कार्य है। अगर आपको सिर्फ डिटेल में पढ़ना है तो आप जाके एक बार परिवहन वाली वीडियो देखो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा।
आगे आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन करता क्या है, तो आपको बताया मैंने, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इसकी कमी से इसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगी, जिससे थकान, कमजोरी और जो इससे रोग होता है उसे बोलते हैं एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है, जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ एक नंबर के लिए आता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो होता है एनीमिया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आपके पास उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं, तो दो ही हैं। एक होता है जाइलम। जाइलम क्या काम करता है, जो जल और खनिजों का वहन करता है। और दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है, जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का शरीर के अन्य भागों तक वहन करता है। तो ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो जाइलम मतलब जो जड़ की साइड होता है, और जो भी खनिज और जल होता है उसे उसका वहन करता है। और फ्लोएम जो प्रकाश संश्लेषण में भोजन तैयार होता है उसे जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके अलग अलग भागों तक पहुंचाने का काम करता है। आगे है दोहरा परिसंचरण क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, मनुष्य में इसका क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहली चीज, रक्त का रक्त का एक चक्र में जो हृदय से 2 बार गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। जब हमने हृदय के बारे में पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि उसमें था कि एक बार हृदय में ब्लड आता है, मतलब रक्त आता है, और एक बार ब्लड हृदय से ब्लड जाता है। तो ये पूरा एक साइकिल करने में 2 बार, मतलब एक चक्र में 2 बार गुजरना पड़ता है हृदय से रक्त को, उसी को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब इसका महत्व क्या है, तो ये जो ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को मिलने से रोकता है, पहली चीज, जिससे शरीर को उच्च ऊर्जा की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती रहे। तो ये जो ऑक्सीजनित रक्त होता है और विऑक्सीजनित रक्त होता है, इन्हें मिलने नहीं देता है। तो ये होता है मनुष्य में इसका महत्व दोहरा परिसंचरण का। आगे है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो पहली चीज, हृदय की कार्यविधि क्या होती है, तो सबसे पहले मानव में दोहरा परिसंचरण होता है, जिसका अर्थ है कि एक चक्र पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। अभी समझाऊंगा मैं आपको इससे आगे, जैसे ही आपको हृदय दिख रहा होगा। तो होता क्या है, जो ये फुफ्फुस सिराएं हैं, इससे रक्त जो मतलब ऑक्सीजनित रक्त होता है वो आता है बाएं आलिंद में, फिर ये जाता है बाएं निलय में, और यहाँ से ये महाधमनी से होते हुए शरीर के अलग अलग भागों तक चला जाता है। जबकि जो शरीर के ऊपरी भाग में महाशिरा होता है और निचले भाग में महाशिरा होता है, इससे विऑक्सीजनित रक्त आता है पहले दाएं निलय में, फिर यहाँ से जाता है दाएं आलिंद में, और उसके बाद दाएं आलिंद में पहले आता है, फिर निलय में जाता है, और उसके बाद आपको दिख रहा होगा फुफ्फुस धमनी से कहाँ चला जाता है, दोबारा फेफड़ों में चला जाता है। तो ये इसका कार्यविधि होती है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। सबसे पहले ऑक्सीजनित रक्त का आना, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस सिरा, जो अभी बात कर रहा था मैं, द्वारा हृदय के बाएं आलिंद में आता है। फिर बाएं निलय द्वारा पंपिंग होती है। बाएं आलिंद के सिकुड़ने पर यह रक्त बाएं निलय में जाता है। जब बायां निलय सिकुड़ता है तो रक्त मुख्य धमनी, जिसे हम महाधमनी बोलते हैं, से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। दूसरा, जो विऑक्सीजनित रक्त होता है, वो मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है, और फिर दाएं निलय में जाता है, और उसके बाद फुफ्फुस धमनी से फेफड़ों में
वापस भेज दिया जाता है। तो वही चीज है जो आपको मैंने यहाँ पे समझाई है। ठीक है, आगे आपके पास है जो जाइलम होता है और फ्लोएम होता है, मैं पदार्थों के वहन में क्या अंतर है विस्तार से समझाइए। बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। जनरली आपको जाइलम और फ्लोएम में जो अंतर होता है वो बताना है। तो पहला परिवहन पदार्थ क्या होता है, तो आपको बताया मैंने, जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो तैयार भोजन और अमीनो अम्ल का परिवहन करता है। पहली चीज। दूसरा, जो जाइलम होता है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें भौतिक बल लगता है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, और काम करता है एटीपी, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि यहाँ पे भोजन के स्थानांतरण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रवाह कैसा होता है, क्योंकि ये जड़ में होता है तो ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बहता है, तो एक दिशीय होता है। जबकि जो फ्लोएम होता है वो ऊपर और नीचे दोनों ओर बहता है, तो ये द्विदिशीय होता है। और कोशिकाएं, तो जो जाइलम होता है उसमें मृत कोशिकाएं होती हैं, जबकि जो फ्लोएम होता है उसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो ये हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास परिवहन में, उस पर हमने चर्चा करी है। तो आप एक बार वीडियो जरूर देखिए परिवहन वाली, और उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो आप सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बिना आंसर के भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।